जय हिंद। आज का टॉपिक है हमारा विराम चिन्ह। देखो भैया, आज की बात है विराम चिन्ह जो आप पढ़ोगे इसमें जितनी चीजें बताऊंगा वो सारी चीजें एग्जाम ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत बढ़िया है। दो चीजें ध्यान रखना, एक तो जो खुद से इरिटेट हो, आत्मग्लानि नहीं, आप सॉरी वो अपने आप ही दुखी हैं, ठीक है, वो आदमी तो वीडियो ना देखे। हाँ, जिसे ये चाहिए कि हाँ एग्जाम में कुछ मिलेगा, सीखना है, वो व्यक्ति इस वीडियो को देखे, क्योंकि तुम्हारे लिए तो है ही नहीं, तुम तो खुद जीवन से दुखी हो भैया। तो दुखी आदमी को सुधारने का काम मेरा थोड़ी है, मेरा तो ये है कि जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उनको जो है मैं पढ़ाऊं। समझ में आ रही है बात? चलो बात करते हैं आज का टॉपिक का। टॉपिक का नाम है विराम चिन्ह। पहले बात कर रहे हैं हम किसकी? बात कर रहे हैं विराम की। देखो विराम का मतलब क्या होता है? विराम का मतलब होता है, अगर आपसे देखा जाए तो क्या होगा? आराम। आराम, मोटे मोटे शब्दों में आराम भी कह सकते हैं आप, इसको विश्राम भी कह सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं? विश्राम। या इसके अलावा विराम का मतलब क्या होता है? और भी मतलब हो सकते हैं इसके। इसका मतलब होता है ठहराव। क्या होता है इसका मतलब? ठहराव। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? विराम की। विराम का मतलब क्या है? आराम, विश्राम, ठहराव। जब आप कभी बोल रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूं, आओ चलो चलते हैं, यहाँ पर बैठेंगे, बात करेंगे, बात करने के बाद घर चलेंगे, उसके बाद बाजार चलेंगे, तो लगातार बोल रहा हूं मैं। बोलते समय कहीं ठहराव लिया मैंने? हाँ, अगर मैं कहता कि चलो चलें, फिर बाजार चलेंगे, तो मैंने बीच में कोई समय लिया ना रुकने का। वो जो समय है, वो ही समय क्या है? वही समय आराम है, ठहराव है। तो इस विराम का मतलब हो गया ये। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए चिन्ह, चिन्ह क्या होता है? तो चिन्ह का मतलब होता है, चिन्ह जो होता है वो होता है आपका प्रतीक। प्रतीक, या आप कह सकते हैं प्रतीक के अलावा आप कह सकते हैं कि जैसे आपका कोई क्या हो? निशान। क्या हो? निशान, प्रतीक, चिन्ह, निशान। या इसी को हम कई बार क्या कह सकते हैं? इसको हम ये भी कह सकते हैं कि भैया तुम्हारी पहचान क्या है? तुम्हारी पहचान। जैसे तुम जब सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरते समय तुमसे पूछा जाता है कि तुम अपनी पहचान बताओ। तुमने अपनी मार्कशीट की डिटेल भर दी। डिटेल भरने के बाद क्या है कि तुम कहते हो कि साहब मेरा कान कटा हुआ है, नहीं साहब मेरी नाक कटी हुई है, ना जी मेरे यहाँ जो है एक बार छुरा घुस गया था तो चेस्ट ऑन मार्क्स है। तो कहते हो ना इस तरीके से। वो ही जो है वो क्या है? आपका क्या है? पहचान है। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो देखेंगे ऐसे निकलवा के, हाँ ओ यही है, यही वाला भैया है जिसने बताया था। ठीक है, अब मामला क्या है? अगला एक चीज और आ सकती है कि विराम चिन्ह का परिभाषा पे तो बाद में बात करेंगे यार। सबसे पहले ये तो समझो कि विराम चिन्ह का यूज, विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? विराम चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं कि अर्थ का क्या ना हो जाए? अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। अर्थ का क्या ना हो जाए? अनर्थ। मतलब क्या? मतलब ये कि वास्तविक, वास्तविक अर्थ प्रकट करने के लिए, ये भी ध्यान रखना, वास्तविक अर्थ प्रकट करने के लिए क्या करते हैं? वास्तविक अर्थ प्रकट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वास्तविक अर्थ प्रकट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे किसी ने कहा, मान लो एक नायक है, तो उसकी कौन होगी? नायिका। और नायक और नायिका बैठे हैं कहीं, दोनों के संवाद से दो उदाहरण, या एक उदाहरण मैं बता दे रहा हूं आपको। जैसे बैठो मत, बैठो मत आओ, बैठो मत सो आओ नहीं जाओ, बैठो मत जाओ। अब एक और कह दिया मैंने, बैठो मत जाओ, तो मतलब क्या निकल गया? मतलब इसका यह है कि दो मतलब निकल रहे हैं कि बैठो मत जाओ, और एक मतलब बैठो मत पापा आने वाले जाओ जाओ, ये भी तो है इसका मतलब। तो यही है, देखो बैठो मत जाओ, इसका मतलब मम्मी पापा गए बाजार, 5.5 घंटे बाद आएंगे, बाबू बैठ जाओ मत जाओ। और उसके बाद ये बैठो मत, 4 घंटे हो गए बैठे बैठे, और पता चलो ओ पापा आने वाले होंगे, मम्मी आने वाली होगी, जल्दी जाओ। तो क्या होगा? बैठो मत जाओ। अब जैसे ही तुम जाने शुरू हुए, जैसे ही तुम जाने शुरू हुए,
तो वो क्या कहेंगे, मान लो पिताजी आ गए, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, वो कह रहे हैं रोको मत जाने दो। एक और है, रोको मत जाने दो। अब इसमें भी दो मतलब निकल के आ रहे हैं। दो मतलब क्या, जैसे वो आए तो नायिका कह रही है कि रोको मत जाने दो, अखबार वाला देगा, अखबार वाला पैसे दूंगी इसे मैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसे क्या करना, रोकना है, रोको मत जाने दो। दूसरी कंडीशन में रोको मत, मतलब इससे वार्तालाप हो गई है, रोकना नहीं है इसको, जान दो। तो वास्तविक अर्थ प्रकट करने के लिए बताइए क्या कर रहे थे हम, विराम चिन्ह का प्रयोग कर रहे थे विराम चिन्ह का प्रयोग कर रहे थे। तो वास्तविक अर्थ प्रकट करने के लिए क्या करेंगे, विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखो कई जगह तुम्हें चिन्ह ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज ना होना कि ये वाला सही है ये, तो तत्सम और तद्भव तो तुमने पढ़ेंगे कि तत्सम रूप ये है और तद्भव रूप ये है, ये दोनों जो है सही है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। तो अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, तो इसकी अगर मैं परिभाषा आपको बताना चाहूं कि परिभाषा क्या हो सकती है, तो परिभाषा ये हो सकती है कि बोलते समय जो ठहराव लेते हैं, बोलते समय जो ठहराव लेते हैं, बोलते समय जो ठहराव लेते हैं, बोलते समय आपने क्या किया, ठहराव लिया, और उस ठहराव को प्रदर्शित, उस ठहराव को प्रदर्शित करने के लिए, उस ठहराव को प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। भाई साहब आज की जनरेशन में बड़े होशियार है। मैं ऑफलाइन वाले बैच में पढ़ा रहा था, तो एक लड़के ने ऐसे ही जो है अपना एक इमोजी भेजा इस तरीके से, ये जो होते हैं इमोजी, ऐसे करके इमोजी भेजा। मैंने कहा इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि जब नायिका की तरफ से क्या आता है, नायिका की तरफ से ये वाला चिन्ह आ गया, तो इसका मतलब ये है कि अब जो है मैं ही मैसेज करूंगी कि मेरे भैया के हाथ में फोन पहुंच गया, बस समझ जाओ। तो अपना वास्तविक जो क्या कर रहे हैं, अपना वास्तविक जो अर्थ, वास्तविक जो आपका अर्थ है कि इसके बोलने का अर्थ क्या है, वो किस चिन्ह से प्रदर्शित किया, तो वो क्या हो गया, उनका विराम चिन्ह हो गया। तो ऐसे ही तो है कि जब हम वास्तविक अर्थ प्रकट करेंगे, तो वास्तविक अर्थ प्रकट करते समय हम क्या करेंगे, विराम चिन्ह का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो ये है कि परिभाषा के समय क्या है कि बोलते समय जो ठहराव लेते हैं, उस ठहराव को प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, वो चिन्ह क्या होगा, वो चिन्ह होगा विराम चिन्ह। समझ में आ रही है बात, क्लियर है, समझ में आ रही है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं कि एक भाषा विज्ञानी हुए, जैसे रसायन विज्ञान में विज्ञानी होते हैं, भौतिक विज्ञान में वैज्ञानिक होते हैं, तो ऐसे ही भाषा के विज्ञान में भी क्या होते हैं, भाषा को जानने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको कहा जाता है क्या, उनको कहा जाता है भाषा विज्ञानी। जैसे तुम हो ना सारे, तुम तो सर्वज्ञ कहो, सर्वज्ञ, हर चीज का ज्ञान, तुम्हारी तो कोई काट नहीं, तुम तो सर्वज्ञ हो, फिर भी समझ लो। तो यहां क्या है कि एक व्यक्ति हुए हैं कांता प्रसाद गुरु, कांता प्रसाद गुरु ने क्या किया, हिंदी में बहुत बड़ा योगदान दिया कि आज की डेट में जो तुम ये हिंदी पढ़ रहे हो ना, भाषा विज्ञान की सिस्टमैटिक वे में, वो सारी की सारी इन्हीं की देन है। तो कांता प्रसाद गुरु ने 20 चिन्ह बताए हैं। कांता प्रसाद गुरु ने कितने चिन्ह बताए हैं, 20 चिन्ह। उन्होंने बताया कि हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है।
क्वेश्चन ये आएगा हिंदी में, विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20। कई बार वो पूछ लेगा कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, तब भी आपको यही बताना पड़ेगा कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20। समझ में आ रही है बात? समझ पा रहे हो? ऐसे ही आपसे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हमने ये विराम चिन्ह लिए कहां से, तो आप ये कह सकते हैं कि पूर्ण विराम को छोड़कर, पूर्ण विराम को छोड़कर, पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम चिन्ह, पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम चिन्ह, शेष विराम चिन्ह कहां से लिए? यूरोपीय भाषाओं से लिए, यूरोपीय भाषा से लिए। कुछ विद्वान आदमी ये कहते हैं अंग्रेजी से लिए, अंग्रेजी से नहीं लिए भैया, ध्यान से पढ़ो, किताब पढ़ो, वैसे किसी की वीडियो देख के ही बता जाया करो। यहां किताब पढ़ के बताओ। यूरोपीय भाषा में कुछ चिन्ह हमने इटालियन भाषा से लिए हैं, कुछ पुर्तगाली से लिए हैं, कुछ आपके स्पेनिश से लिए हैं, बट हाँ एक बात कंफर्म है कि हमने सबसे ज्यादा जो लिए हैं वो अंग्रेजी से लिए। इस बात को मैं तुम्हारे समर्थन कर रहा हूं, सबसे ज्यादा किससे लिए? अंग्रेजी से, और सारे अंग्रेजी से नहीं लिए। हमने जो लिए हैं विराम चिन्ह वो किससे लिए? विराम चिन्ह यूरोपीय भाषाओं से लिए हैं। ठीक है, तो ये 2-3 फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। वास्तविक अर्थ प्रकट करना, इसके अलावा विराम चिन्ह का और क्या रोल है, ये है। अब विराम चिन्हों पर आते हैं कि विराम चिन्हों की अगर बात करेंगे कि विराम चिन्ह कैसे आएंगे, तो आपका एक विराम 20 के 20 विराम चिन्ह मैं आपको पढ़ा दूंगा किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, और जब हमारा विराम चिन्ह का टॉपिक खत्म हो जाएगा तो लास्ट में हम एक क्या लेके चलेंगे, एक क्वेश्चन लगाएंगे, लगभग 20-30 क्वेश्चन, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमारा जो है विराम चिन्ह इस तरीके से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? चलो बात करते हैं आगे। एक है आपका अल्प विराम। विराम चिन्ह कौन सा है? अल्प, अल्प विराम। अल्प विराम में तुम्हें बताऊं, बढ़िया वाला उदाहरण है, जैसे तुम स्कूल जा रहे हो, स्कूल जाते हुए तुम्हें कुछ सौंदर्य दर्शन हुआ, तो तुम पैदल चले जा रहे हो, पैदल चले जा रहे हो, उसके बाद क्या हुआ, अचानक से कोई लड़की दिखी और तुम रुक गए, और रुकने के बाद एकदम घूमे, हल्के से रुके और फिर चल दिए, हल्के से रुके। अगर हाँ चलते चलते रुक जाते और रुक के फिर ऐसे करके पूरा देख रहे ऐसे करके, तो वो तो पूर्ण विराम, पूरी तरह रुक गए। अब क्या था, तुम हल्के से रुके, अच्छा आज नहा के आइए, स्कूल जा रही है, ठीक, वो क्या होगा, अल्प विराम। क्या होगा भैया, वो अल्प विराम। अल्प का मतलब क्या होता है? देखो अल्प का मतलब क्या है, अल्प का मतलब है थोड़ा। अल्प का मतलब क्या है? अल्प का मतलब होता है, अल्प का मतलब होता है थोड़ा। क्या होता है अल्प का मतलब? अल्प का मतलब होता है थोड़ा, कम। ठीक है, विराम का मतलब अभी आपने पढ़ा था, रुकना। अल्प का मतलब है थोड़ा या कम, और विराम का मतलब होता है, विराम का मतलब होता है रुकना। इसका मतलब जब आप बोलते समय हल्का सा रुकते हो, बिल्कुल हल्का सा रुकते हो, उसको क्या कहेंगे, अल्प विराम। ये कोमा कोमा इस तरीके से, ये बन गया आपका कोमा। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? ये है आपका अल्प विराम। अब क्वेश्चन ये आएगा, अल्प विराम लगेगा कैसे चिन्हों में? अल्प विराम जो है कहां प्रयोग करेंगे? तो अल्प विराम में आप कह सकते हैं कि समान आधार वाले, समान आधार वाले शब्दों के बीच, समान आधार वाले शब्दों के बीच, समान आधार वाले शब्दों के बीच जो है क्या लगेगा, समान आधार वाले शब्दों के बीच अल्प विराम लगेगा। क्या लगेगा? अल्प विराम लगेगा। अब आप कहोगे समान आधार वाले शब्द क्या? भाई एक जैसे शब्द, एक जैसे शब्द, जैसे सब्जी है, सब्जी में क्या है, एक जैसा है, आलू तोरी लौकी भिंडी, ये सब क्या हो गया, एक जैसा आधार। जैसे आप जाओ और कहीं देख रहे हो, और जैसे किसी का नाम हो जाए, नाम ऐसे हो जाए कि लड़कियों लड़कियों के नाम, लड़कों लड़कों के नाम, तो वो एक जैसे आधार में आते हैं। तो एक जैसे आधार या समान आधार वाले शब्दों के बीच क्या लगता है, अल्प विराम लगता है। ठीक है, समझ आ रही है बात? क्या लगता है, अल्प विराम लगता है। अब इसका उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे राम श्याम और मोहन, राम श्याम मोहन क्या है, तीनों एक साथ पढ़ते हैं, तीनों एक साथ क्या करते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। तो समझ पा रहे हैं आप?
कि एक शब्द है राम, एक है श्याम, एक है मोहन, और इनके बीच में हमने क्या लगाया, इनके बीच में एक चिन्ह लगाया है जिसका नाम क्या है, कोमा, जिसका नाम क्या है, कोमा, या जिसका नाम क्या है, अल्प विराम। तो एक जैसा आधार है, एक जैसे आधार वाले शब्दों के साथ हम क्या करते हैं, एक जैसे आधार वाले शब्दों के साथ आप जो है अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। ऐसे ही आपका जैसे एक आधा उदाहरण मैं बता दूं, अगर ये किसी पर, अगला वाला जो उदाहरण बता रहा हूं कि अगर ये किसी पर जो है लागू हो गया तो भैया या बहन मान लो क्या होगा, केवल एक संयोग माना जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप बात? चलो पॉइंट बताते हैं कि सीमा, नीमा और रीमा, ऐसे ही नाम है, मैंने नाम भी याद रखे हैं जो एकदम से ना मिले। सीमा, नीमा, रीमा, तीनों मंद बुद्धि हैं, तीनों मंद बुद्धि हैं। समझ में आ रही है भैया बात? अगर किसी का संयोग बैठ गया तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं। सीमा, नीमा, रीमा, तीनों के तीनों क्या है, मंद बुद्धि। देखो आधार क्या है, एक जैसा, गुण भी एक जैसे हो रहा है, गुण भी तीनों के तीनों क्या है, मंद बुद्धि। ठीक है, गुण भी एक जैसे हो रहा है, तीनों क्या है, मंद बुद्धि है। क्लियर हो रही है बात? चलो अगला और देखते हैं। अभी हमने केवल एक फैक्ट पढ़ा है इसमें, अब दूसरे फैक्ट की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा फैक्ट क्या है, दूसरा फैक्ट इसका क्या हो सकता है? दूसरा फैक्ट ये है, ऐसे वाक्य जिनका मतलब भाव, वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में क्या हो, निहित हो, उसके बीच में भी क्या लगता है, आपका अल्प विराम लगता है। आप ये कह सकते हैं ऐसा वाक्य जिसका भाव एक, ऐसा वाक्य जिसका भाव दूसरे वाक्य में क्या हो, निहित हो। ठीक है, ऐसा वाक्य जिसका भाव, मतलब एक ऐसा वाक्य, बड़ा वाक्य है, उसमें एक उपवाक्य है और एक प्रधान वाक्य है, और उसमें क्या हो गया, उसमें हो गया कि पहले वाले का भाव दूसरे वाक्य में निहित हो गया। तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, उस कंडीशन को हम ये कहेंगे कि उसमें अल्प विराम लगाकर उसको हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपसे ये कहूं कि नेताजी ने कहा दिल्ली चलो। नेताजी ने क्या कहा, नेताजी ने कहा दिल्ली चलो। बताओ कहा था या नहीं, नेताजी ने कहा दिल्ली चलो। तो ये वाक्य है और इस वाक्य का पूरा जो सार है वो किस पर निर्भर हो गया, वो इस पर निर्भर हो गया। इस कंडीशन के बीच में भी हम क्या कर सकते हैं, अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नायक और नायिका बहुत दूर रह रहे हैं, नायिका बहुत परेशान है, बेचारी को खुद बर्तन मांजने पड़ रहे हैं, सारा काम खुद करना पड़ रहा है, तो नायक को फोन करके कह रही है, बाबू अब नहीं रहा जाता। नायिका ने कहा अब नहीं रहा जाता, अब नहीं रहा जाता। समझ में आई बात? नायिका ने कहा अब नहीं रहा जाता। समझ में आ रही है कि ये पूरा वाक्य है और ये इस वाक्य का सार है, दूसरे वाक्य में सार जो है वो निहित हो गया। ठीक, समझ पा रहे हैं? ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो अब और देखेंगे चीजों को। नायिका ने कहा अब नहीं रहा जाता, ये क्लियर हो गया। इसके बाद अब आगे और जो है, अगर आपसे कहे जाए, कई बार अर्धविराम की अगर कंडीशन देखें तो अर्धविराम और अल्पविराम दोनों एक जगह कई बार कोलैप्स कर जाते हैं, मतलब टकराव हो जाता है। तो उससे डरना नहीं है, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये कहां टकराएंगे कहां नहीं टकराएंगे। ठीक है, जैसे अर्धविराम की तुलना में अल्पविराम में कम समय लगता है। एक चीज और ध्यान रखना कि अर्धविराम की तुलना में क्या होगा, अर्धविराम की तुलना में अल्पविराम में कम समय लगेगा। ठीक है, अर्ध विराम की तुलना में, ठीक है, अर्धविराम की तुलना में क्या होगा, अर्धविराम की तुलना में
इसमें जो है क्या लगेगा, अल्प विराम में, अल्प विराम में कम समय लगेगा। क्या लगेगा, कम समय लगेगा। अल्पविराम की तुलना में अल्पविराम में क्या लगेगा, कम समय लगेगा। जैसे ये कुछ कुछ ऐसा है, जैसे हम कोई बात बता रहे हैं, अच्छा तुम वहां गए थे, तो उस कंडीशन में आपका अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे अच्छा अब मैं चलता हूं, अच्छा मैं चलता हूं। तो जब आप किसी से मिलने गए तो आप कह रहे हो मिले हुए बहुत देर हो गई, नायक नायिका से मिलने गया था, बहुत टाइम हो गया। अब वो कह रहा है, नायिका कह रही है नहीं आप कहां जा रहे हो, नायक कह रहा है नहीं अच्छा अब मैं चलता हूं। इस कंडीशन में अच्छा अब मैं चलता हूं। जैसे नहीं अब घर चलते हैं, नहीं अब घर क्या करते हैं, चलते हैं। नायिका कह रही है नहीं आप वहां नहीं जाओगे, नहीं आप मेरे घर चलोगे, नहीं अब घर चलते हैं। ठीक, इस वाक्य में लग जाएगा, ऐसे वाक्य में। अगली कंडीशन में क्या हो सकता है, जैसे अगला है ये, बस हो गया रहने भी दो, बस हो गया रहने भी दो। अबे आराम करो, ये जो तुम सोच रहे हो ना उल्टी सीधी चीज है, बस ऐसा मत सोचो। ठीक है, मुझे पता है तुम्हारा सारा। भाई ये है कि वो कहीं जा रहे हैं तो उन्होंने पानी पदार्थ से खा लिए, और उसके बाद वो 70 पदार्थ से खाने के बाद नायिका कह रही है कि बस हो गया और नहीं खाऊंगी, रहने दो। ठीक है, समझ में आ रही है बात, इस वाक्य का वो साथ। ठीक, बस हो गया रहने भी दो। क्लियर हो रही है बात, ये वाली बात क्लियर हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको इसका रंग बदल के दिखा रहा हूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ तो ऐसी कंडीशन में आपका जो लगेगा वो क्या लगेगा, अल्प विराम चिन्ह लगेगा। दो नोट पॉइंट और हो सकते हैं इसके। दो नोट पॉइंट क्या है कि किसी भी वाक्य में आप ध्यान रखना कि किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में एक बार अधिकतम, एक बार अधिकतम, एक बार में अधिकतम 3 बार अर्धविराम का क्या कर सकते हैं, अर्धविराम का प्रयोग कर सकते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप ध्यान रखना कि जैसे आप कह रहे हैं ना, इसका उदाहरण मैं इधर दे रहा हूं, या इधर यहीं दे देता हूं। जैसे आपने कहा आलू, टमाटर, मटर, आलू टमाटर मटर गोभी। अब इसके बाद आपने अगर ये चौथी बार लगा दिया ना ये वाला, तो समझो गलत हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हें बस ये ध्यान रखना है 1 2 3 वह आलू, आगे फिर लगा दो कितनी बार, 3 बार लगा दो आप आगे भी, ऐसे तो लग जाएगा। पर अधिकतम इसका जो प्रयोग कर सकते हो आप एक बार में 3 बार ही कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर इससे ज्यादा कर दिया तो क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी। आगे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा इससे कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और उस पर जो है बात करेंगे। समझ आ रही है बात, अभी कॉन्सेप्ट पे बात करो, केवल कॉन्सेप्ट। और आगे चलकर जब आपको सारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो जब आपके सामने प्रश्न आएंगे ना, तो ऐसे आग लगा दूंगा आग, बिल्कुल। समझ आ रही है बात। चलो अब एक और वाक्य पढ़ते हैं, विराम चिन्ह पढ़ते हैं, सॉरी, और एक विराम चिन्ह और है आपका, और एक विराम चिन्ह भैया आपका ये, जिसका नाम क्या हो जाएगा, अपूर्ण विराम। क्या हो जाएगा, अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम, इसको कई जगह उपविराम भी कहा गया है, इसको कई जगह क्या कहा गया है, उपविराम। देखो कंफ्यूज मत होना करो। अब क्या है ये और ये, कई पेपर में ऐसा होता है कि अपूर्ण विराम और विसर्ग दोनों दिए होते हैं, वो बोलता है कि बताओ अपूर्ण विराम कौन सा है। ऑप्शन ए ये देगा, बी ये दे, ऑप्शन ऐसे देगा वो, ए ये दे दिया, बी दे दिया ये, सी दे दिया ये, और डी दे दिया उसने ये।
तो आधे से ज्यादा जो यूपी है वो यही घुटने टेक देगी और पेपर से निकलते हुए कहेगी तेरा भाई का क्या है ए, और बिल्कुल सही है, और तेरे भाई का हो गया गलत। तेरे भाई ने पूरा तो पढ़ा ही नहीं था, पहला वाला तो बिसर गए भैया, मेन तो ये है ये। तो क्वेश्चन को ऐसा भी नहीं करना कि आपको पता चले कि ये बहुत ज्यादा जो है हल्के क्वेश्चन भी तुम्हारे पेपर में गलत हो जाते हैं, तो इस चीज से भी बचना है। ठीक, चलो उपविराम की बात करेंगे। उपविराम का प्रयोग कैसे करोगे, तो उपविराम में यह है कि किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए, किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए, किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए इसका प्रयोग करते हैं। भाई साहब, जिस व्यक्ति की शादी हो जाती है ना, शादी विवाह, उस व्यक्ति के जीवन में बड़ा इसका प्रयोग है, बहुत प्रयोग है। अभी मैं बताऊंगा कैसे है, तो वो अभी सुनो तो सही। जब वो बेचारा वो कहीं मान लो घर में है, आया, उसके दोस्तों से मिलने का मन कर सकता है, तो वो अगर घर से बाहर जा रहा है तो कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब आओगे, इतनी देर कहां लगा दी, ये सारे जो वाक्य हैं इनके बीच में जो लगेगा वो उपविराम लगेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, कुछ की समझ में आ रही होगी। कुछ ऐसे हैं ना जो विवाहित ना होते हुए भी विवाह जैसा दंश झेल रहे हैं, हाँ उनकी समझ में आ रही होगी बात। हाँ मैं समझ रहा हूँ भैया तुम्हारी फीलिंग बहुत अच्छे तरीके से। ये जो तुम रोए रोए इमोजी भेज रहे हो ना कि हाँ भैया ये सही बात है, हाँ मैं समझ पा रहा हूँ। और लड़कियां जो हंस रही हैं, हाँ सही है, तुम्हारा होगा पिछले 4000 साल से महिलाओं का शोषण हो रहा था, और अब पता चला कि इनको अपने राइट्स का पता चल गया। इन्होंने 4000 साल का जो पूरा जो शोषण का जो अपना तरीका है वो बेचारे इस वाली जनरेशन में निकाल दिया, इस जनरेशन में निकाल दिया। सही है, चलो करते हैं भैया बात इसके। जैसे किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए इसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब इसका प्रयोग कब करेंगे, किसी शीर्षक के साथ, किसी शीर्षक के साथ, शीर्षक के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, किसी शीर्षक के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी शीर्षक के साथ क्या किया जाएगा, किसी शीर्षक के साथ। एक बार माइक देख लो यार, कभी ये बंद हो जाता हो, कई बार ये बंद हो जाता है माइक ये चलता चलता। सही है, सही है, चल रहा है, चल रहा है। किसी शीर्षक के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एक लड़का है, का नाम है, गांव में नाम होते हैं, कभी तुम ये सोचोगे वो है, ठीक, लड़के का नाम है बाबू, और एक उसका मित्र है सोनू। ठीक है, एक मित्र है सोना, नहीं सोनू, और सोना हो गया सोनू, एक है बाबू। अब ये सोनू भी बड़ा इरिटेट करता है इसको, बाबू को। अब ये सोनू और बाबू दोनों हैं, एक रूममेट है, और ये जा रहा है बाबू कहीं बाजार, तो सोनू कह रहा है बाबू से कि तुम कहां जा रहे हो। बाबू कह रहा है तेरी आरती का सामान लेने मन में। अब क्या है, बाबू कहेगा मैं बाजार जा रहा हूं। इसके बाद सोनू फिर कहेगा सोनू, क्या चल रहा है, शीर्षक ही तो चल रहा है, कब तक लौटोगे, कब तक लौटोगे, मन में आ रही है इसकी तेरी मौत तक। अब यहां बाबू कहेगा, फिर बाबू कहेगा शाम हो जाएगी, शाम हो जाएगी, शाम हो जाएगी। तो इस तरीके का जो शीर्षक होगा
इस तरीके के शीर्षक में क्या करोगे आप, इस तरीके के शीर्षक में उपविराम का प्रयोग करते हैं। इस तरह के शीर्षक में किसका प्रयोग करते हैं, इस तरह के शीर्षक में उपविराम का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो आगे बढ़े। उपविराम का प्रयोग करते हैं। इसको कई बार ऐसे भी आ जाता है कि क्वेश्चन ये आ गया कि लिखित संवादों के लिए सर्वाधिक प्रयोग किसका किया जाएगा, तो सर्वाधिक प्रयोग उपविराम का किया जाएगा। लिखित संवादों के लिए उपविराम का क्या किया जाता है, उपविराम का प्रयोग किया जाता है। भाई ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि केवल इसमें उपविराम का प्रयोग होगा। देखो यहां प्रश्नवाचक का भी हो रहा है, पूर्ण विराम का भी हो रहा है, पर संवादों में ये जरूर होता है जब संवाद होता है ना, बाबू खाना खा लिया, उधर से कह रहा है सोना, हाँ खाना खा लिया। अच्छा बाबू लेट गए, सोना कह रहा है हाँ बाबू लेट गया। तो उसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग हो रहा है, उपविराम। कौन सा चिन्ह प्रयोग हो रहा है, उपविराम। एक दो और बता देता हूं इसके अलावा भी किस तरीके के, जैसे कोई शीर्षक है, और जैसे ये तो लिखित संवाद हो गए। शीर्षक की ओर बात कर लेता हूं, एक दो शीर्षक। जैसे तुमने मूवी देखी होगी आपने गदर, और उसका नाम क्या है पूरा, गदर क्या है, एक प्रेम कथा। गदर एक प्रेम कथा, तो ये शीर्षक के साथ प्रयोग हो गया। ठीक है, ये किसके साथ प्रयोग हो गया, शीर्षक के साथ। अभी जो ये थे ये तो संवाद चल रहा था ना, ये तो संवाद चल रहा था। जैसे कोरोना एक कैसी बीमारी, वैश्विक महामारी। कोरोना एक वैश्विक महामारी। ऐसे ही एक आता हो रहा है, बेरोजगारी एक राष्ट्रीय समस्या। कह सकते हैं ना, वैसे कहना नहीं चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। बेरोजगारी एक राष्ट्रीय समस्या, समझे। तो ये क्या हो गया, शीर्षक। इस तरह के शीर्षकों के साथ भी क्या प्रयोग करेंगे, अपूर्ण विराम या उपविराम का क्या करोगे, प्रयोग करोगे। यहां तक बात समझ में आ रही है, समझ पा रहे हो। आगे बढ़े, अगला एक और चिन्ह लिखो। अगले चिन्ह का नाम लिखो पूर्ण विराम चिन्ह। अगले चिन्ह का नाम लिखो आप, अगले चिन्ह का नाम लिखो पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, अगले चिन्ह का नाम लिखो जिसका नाम क्या होगा, पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, क्या नाम होगा इसका, पूर्ण विराम चिन्ह होगा। पूर्ण विराम चिन्ह की बात करेंगे, क्या है पूर्ण विराम। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, नायक जा रहा है, नायिका ने फोन करा कि आज मैं स्कूल नहीं आऊंगी, और नायक ने कहा चलो कोई बात नहीं आज हम ही चलेंगे। नायक जा रहा है ऐसे, नायिका जा रही है ऐसे करके एकदम से स्कूटी से निकली, और नायक ने देखा, और नायक खड़ा रह गया, नायिका निकल गई, और वो ऐसी स्थिति में खड़ा रह गया, वो खड़ा ही रह गया। उस स्थिति को क्या कहेंगे, उस स्थिति को कहेंगे पूर्ण विराम। क्या कहेंगे भैया, उस स्थिति को कहेंगे पूर्ण विराम। इसमें आप ध्यान रखना कि हिंदी का ये क्या है, प्राचीनतम चिन्ह है। ठीक है, हिंदी का कैसा चिन्ह है, हिंदी का प्राचीनतम चिन्ह है। समझ में आ रही है बात, हिंदी का प्राचीनतम चिन्ह है। इसके अलावा सर्वाधिक प्रयोग किया जाता, सर्वाधिक इसका क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाएगा। और इसका प्रयोग, एक बात और ध्यान रखना कि इसका प्रयोग वाक्य के अंत में, इसका प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं या होता है। इसका प्रयोग सबसे अच्छा जो प्रयोग करते थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी।
भारत के एक महान प्रधानमंत्री हुए हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जब अपना भाषण देते थे तो मैंने जीवन में आज तक उनसे अच्छा पूर्ण विराम का प्रयोग करने वाला व्यक्ति नहीं सुना, ना देखा। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्ण विराम का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से करते थे। हम भले से ही ऐसा कर रहे हैं कि हिंदी पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारी तो यार भाषा ही ऐसी है, जहां से हम आते हैं, जहां से बिलोंग करते हैं, वहां तो हिंदी का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। वहां ये नहीं कहते कहां जा रहा है, कहां जा रहे हैं, वो ये नहीं कहे क्या खा रहा है, क्या खा रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो समझ रहे हो बात? तो हमने तो बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है हिंदी का। अब हिंदी कहां है, ना हिंदी है ना इंग्लिश है, तो इंग्लिश चल रही है। ठीक, तो इसका प्रयोग जो है वो कब होगा? वाक्य के अंत में होगा। इसके अलावा दो तरह के वाक्य होंगे आपका, एक तो प्रश्नवाचक और एक आपका विस्मयादि। इन दो को छोड़ दिया जाए तो, इन दो को छोड़कर शेष सभी में पूर्ण विराम, शेष सभी वाक्यों में, शेष सभी वाक्यों में पूर्ण विराम का क्या करते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। शेष सभी वाक्यों में क्या करते हैं? शेष सभी वाक्यों में पूर्ण विराम का क्या करते हैं? शेष सभी वाक्यों में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। शेष सभी वाक्यों में क्या करते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। समझ आ रही बात? जैसे उदाहरण के रूप में अगर लिया जाए तो उदाहरण है आपका कि रोहन एक लड़का है। रोहन एक क्या है? रोहन एक लड़का है। रोहन एक लड़का है, तो बाद में लगा ना, बाद में लगा, इसीलिए बाद में लगने की वजह से ही इसका मैंने अभी बताया था कि इसका प्रयोग वाक्य के कहां लगता है? अंत में लगता है। वाक्य के अंत में इसका जो है क्या होगा? प्रयोग होगा। ठीक, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि एक पूर्ण विराम की जगह दो पूर्ण विराम लग जाएंगे। अगर आप किसी श्लोक को, किसी दोहे को, किसी चौपाई को पढ़ रहे हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, समझे? कि अगर कोई आप दोहा पढ़ रहे हैं, चौपाई पढ़ रहे हैं, कोई श्लोक पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपका पूर्ण विराम एक की जगह तो लगेगा। जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको, जैसे एक है रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ऐसे करके होगा। तो शुरू वाली जो पंक्ति होगी उसके अंत में तो लगेगा एक, और दूसरी वाली जो पंक्ति होगी उसमें लगेंगे दो। तो ऐसा है, इसका आडंबर मत बना लेना। बहुत सारे को ये लोग ये कहते हैं कि देखो तुम्हें नहीं है, ये 5000 साल पुरानी चीज है। हम शुरू में इस तरीके से प्रयोग करते थे, हमने आधुनिकता में इसका प्रयोग जो है दो बार की जगह एक कर दिया। मतलब पुराने समय में इसका प्रयोग जो होता था मेरे भैया, वो 2 ही बार होता था। समझ रहे हैं? ये तो पता नहीं कहां से आ जाते हैं, बोलते हैं कि ना ऐसा करवा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। भाई हिंदी में कुछ नहीं हो, पुरानी चीजें हैं, अगर आप उनको सिस्टमेटिक वे में बता दोगे यही अच्छी है, बच्चा वही समझ लेगा। पर उसको ऐसा हुआ बना के रखेंगे कि नहीं आज हम ही बताएंगे यही है। पाणिनि के बाद विद्वान यही पैदा हुए हैं। पाणिनि ने विशेष तथात सुख के बोला है, कहीं बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आसान है, इनको समझो तो सही आप, ये पूरे नंबर देकर जाएंगे।
तो समझ में आ गया कि इस श्लोक दोहा चौपाई में पूर्ण विराम का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो कई बार वो इस तरीके से होगा, समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसको कलर चेंज करके दिखा दूं मैं आपको, कभी कंफ्यूज हो जाओ। ये अगली एक और कंडीशन है कि कभी कभी जब आप सजीव वर्णन करते हैं ना, सजीव वर्णन, सजीव का मतलब है कि बिल्कुल ऐसा वर्णन जो तुम्हारी आंखों के सामने, मान लो एक है, मैं हूं और मेरा दोस्त है, और मेरा दोस्त है उसकी नायिका है, और वो कहेगा यार तू मेरे दोस्त के बारे में, मेरी नायिका के बारे में क्या विचार रखता है, तो मैं उसे क्या बताऊं, क्या कहूंगा, मैं उसे कहूंगा सजीव वर्णन, जैसे वो दूर से आ रही है और आ रही है, तो भाई साहब मैं अपनी भड़ास निकालने में कभी नहीं छोड़ता, मैं तो कह दूंगा, मैं कह दूंगा कि भाई साहब तुम्हारी जो नायिका है इसके लिए मेरे पास दो पंक्ति है। वो कहेगा पता, सुना सुना सुना। अब मैं सुनाऊंगा उसको क्या, कि राम प्यारी आ रही है, राम प्यारी आ रही है, गठा हुआ बदन मस्ती भरी चाल, राम प्यारी आ रही है, गठा हुआ बदन मस्ती भरी चाल, हंसता हुआ चेहरा, दोस्तों के लिए मोम और शत्रुओं के लिए काल, मित्र भी ऐसे भूल जाएगा। तो ये इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, वर्णन कर सकता हूं किसी सजीव चीज। आप भी कर सकते हो, अपनी दोस्त के बारे में आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपका मन करे कुछ उलट पुलट करके कुछ कर दो, जैसा उसका शरीर है, जैसा उसका मस्तिष्क है, उसके हिसाब से बनाओ, करो प्रयोग। चलो करता हूं मैं इसके बारे में। इसके बारे में जैसे ये पॉइंट है कि सजीव वर्णन करने के लिए, सजीव वर्णन करने के लिए, सजीव वर्णन करने के लिए हम क्या करेंगे, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। सजीव वर्णन करने के लिए पूर्ण विराम का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। सजीव वर्णन करने के लिए पूर्ण विराम का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, सजीव वर्णन करने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। तो सजीव वर्णन में मैंने अपनी तरफ से उदाहरण बताया ही था यार, कि राम प्यारी आ रही है, पूरा वाक्य आगे, राम प्यारी आ रही है, गठा हुआ बदन मस्ती भरी चाल, राम प्यारी आ रही है, गठा हुआ बदन मस्ती भरी चाल, हंसता चेहरा, हंसता चेहरा, दोस्तों के लिए कैसी थी, दोस्तों के लिए मोम, दोस्तों के लिए मोम और शत्रुओं के लिए काल। शत्रुओं के लिए काल, समझे? राम प्यारी आ रही है, गठा हुआ बदन मस्ती भरी चाल, हंसता चेहरा और दोस्तों के लिए, हंसता चेहरा, दोस्तों के लिए मोम और शत्रुओं के लिए काल। तो इसमें देखो सजीव वर्णन किया है, और सजीव वर्णन जहां जहां किया है तो उसका प्रदर्शन करने के लिए बताओ क्या किया है, कौन से चिन्ह का प्रयोग किया है, बता दो। सब जगह किसका प्रयोग किया है भैया, किसका, कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, तो आप क्या कहोगे, सर किया है पूर्ण विराम। किसका प्रयोग किया है, पूर्ण विराम का। समझ में आ रही है बात, पूर्ण विराम समझ में आ रहा है। पूर्ण विराम से इतने क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। अगला एक और विराम चिन्ह देखते हैं, अगला विराम चिन्ह कौन सा होगा, अगला है, चलो अगला देखो, अर्ध विराम करो, सेमीकोलन कहते हैं जिसको, सेमीकोलन, अर्ध विराम। क्या है, अर्ध विराम। कौन सा विराम चिन्ह है, अर्ध विराम। अर्ध विराम, इसका प्रयोग कहां करेंगे, इसका प्रयोग पता है, इसका मतलब समय कैसा लगेगा, समय ऐसा लगेगा कि ये जो था इससे तो ज्यादा और इससे थोड़ा कम, इन दोनों के बीच में। मान लो अगर इसमें 1 सेकंड लगती है, इसमें 3 सेकंड लगती है, तो इसमें मान लो 2 सेकंड के आसपास समय लगेगा, ऐसे। अरे यार ऐसे समझो ना
कि शुरू वाली बात में मैंने तुम्हें बताया था नायक था, नायिका थी, नायिका निकली झंड से, उसने ऐसे करके देखा, हल्का सा रुका, क्या लगा था, कॉमा। जब नायिका गई उसने बिल्कुल रुक के देखा, पूर्ण विराम। अब क्या हुआ, नायिका गई तो वो हल्का सा रुका और रुकने के बाद देखा और उसके बाद चल दिया, तो पूर्ण विराम से कम लगा और अल्प विराम से ज्यादा लगा, वो है कंडीशन अर्ध विराम की। वाक्यांश तथा उपवाक्य के साथ, वाक्यांश तथा उपवाक्य के साथ, वाक्यांश तथा उपवाक्य के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। वाक्यांश तथा उपवाक्य के साथ इसका क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। जैसे नायक नायिका के बीच संवाद है, नायिका कह रही है चलो मैं ऐसी बात कह रहा था, मैं कल तुमसे मिलने आ जाऊंगी, ठीक है बाबू, मैं आ जाऊंगी, पक्का आ जाऊंगी। लड़का पूरा मेंटेन होके चला गया और वो जाकर फोन कर रहा, हाँ, तो उसने कहा मैं कल आ जाऊंगी, मैं कल आ जाऊंगी, समझे, बन गया पोपट। पहले ही कहता हूं मैं, इसी चक्कर में मत पड़ो। उसने कहा मैं कल आ जाऊंगी, तो आज का प्रोग्राम खत्म। ये क्या था, वाक्यांश, वाक्य का अंश, चिल्ला चिल्ला के ये खुद कह रहा है मैं वाक्य का क्या हूं, अंश हूं, तो वाक्यांश तथा उपवाक्य के साथ में लगेगा, ये मैंने बताया वाक्यांश। ये वाली कंडीशन क्या है, वाक्यांश। उपवाक्य की बात और बता देता हूं, जैसे मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा, कहा था क्या कुछ, मोदी जी ने कहा देश नहीं बिकने दूंगा, मोदी